देखो बच्चों, इधर देख लीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं पेक्टोरल गर्डिल की। पेक्टोरल गर्डिल में एक तो आपकी स्कैपुला आती है, दूसरी क्लेविकल। टोटल इसमें चार बोन्स होती हैं, दो स्कैपुला वाली और दो क्लेविकल वाली। स्कैपुला को हम लोग शोल्डर बोन भी कहते हैं। शोल्डर बोन, इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। पहला ये देख लीजिए, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। दूसरा ये कोरेक्वाइड प्रोसेस है। और तीसरा यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपकी स्कैपुला, इसे शोल्डर बोन भी बोलते हैं। इसमें तीन प्रोसेस आते हैं। पहला है ये एक्रोमियन प्रोसेस, दूसरा है कोरेक्वाइड प्रोसेस, और तीसरा है इसके आपका स्पाइनस प्रोसेस। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, ये इसमें ग्लिनॉइड कैविटी पाई जाती है। इसी में ह्यूमेरस का हेड फिट होता है। और ये जो फिट होता है, तो ये यहाँ पर कैसा ज्वाइंट बनाता है, तो ये यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कैसा ज्वाइंट होता है, तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है। इसको शोल्डर ज्वाइंट भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब इधर ये आ जाइए, ये अपनी ये क्लेविकल होती है। क्लेविकल को हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। इसमें देखेंगे तो ये दो एंड होते हैं, एक ये मेडियल एंड होता है, दूसरा ये लेटरल एंड होता है। मेडियल एंड अटैच होता है स्टर्नम के साथ, ये देखिए ये यहाँ पर स्टर्नम पे अटैच होता है, और ये हेलाइन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लेटरल एंड जो होता है ये अटैच होता है एक्रोमियन प्रोसेस से। ये देखिए आपने अभी पढ़ा है, ये है एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये जो लेटरल एंड होता है, ये यहाँ पर तो दो एंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो मेडियल एंड जो आगे की ओर है, और दूसरा इधर की ओर जो है आपका लेटरल एंड। मेडियल एंड स्टर्नम पे अटैच होता है, लेटरल एंड जो है ये एक्रोमियन प्रोसेस पे अटैच होता है। और वो कहाँ पाया जाता है? शोल्डर बोन पे पाया जाता है, स्कैपुला में पाया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे हम लोग। तो ये जो पेक्टोरल गर्डिल होती है, पेक्टोरल गर्डिल के दो पार्ट होते हैं, एक तो स्कैपुला और दूसरा क्लेविकल। स्कैपुला को हम लोग शोल्डर बोन भी बोलते हैं। इसमें तीन प्रोसेस पाए जाते हैं। नंबर वन बोलो, एक्रोमियन प्रोसेस। नंबर टू, कोरेक्वाइड प्रोसेस। और नंबर तीन, स्पाइनस। फिर से याद करिए, नंबर वन बोलो, नंबर टू, और नंबर तीन। और यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लिनॉइड कैविटी, समझे। इसी में ह्यूमेरस का हेड फिट होता है, और ये ज्वाइंट बनाता है, सो आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, समझे। इसे शोल्डर ज्वाइंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे आ जाइए, ये क्लेविकल है। क्लेविकल में दो एंड होते हैं, एक तो मेडियल एंड और दूसरा लेटरल एंड। जो मेडियल एंड होता है ये हेलाइन कार्टिलेज का बना होता है, और ये स्टर्नम के साथ अटैच होता है जा करके। और जो लेटरल एंड होता है, ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच होता है, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होता है। ठीक है, चलिए। देखिए बच्चों, ये दूसरा अपना पेल्विक गर्डिल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं इसे हिप गर्डिल भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू कॉक्सल बोन या हिप बोन्स, ध्यान रखेंगे। ईच बोन इज मेड अप ऑफ थ्री, देखो ध्यान से, इन नॉमिनेट है एक्चुअली में। ये इन नॉमिनेट पढ़ते हैं हम लोग, इसका मतलब है इन नॉमिनेट। इन नॉमिनेट जिसका नाम ना रखा गया हो, क्योंकि ये फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होकर के एक बोन बोल बन जाती हैं। इसलिए अब उनको बोलते हैं तीन इन नॉमिनेट बोन के फ्यूजन से बनी हुई है। तो ये इन नॉमिनेट का मतलब होता है नाम ना हो, इन नॉमिनेट, समझे। इसका ये मतलब है। हम लोग पढ़ते हैं एक साथ इन नॉमिनेट, ये पढ़ते हैं ना, मगर मालूम नहीं होता इन नॉमिनेट, ये इन नॉमिनेट है, इन नॉमिनेट, समझे। तो बोल रहे हैं हिप, पेल्विक गर्डिल को हम लोग हिप गर्डिल भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू कॉक्सल बोन या हिप बोन्स। हर एक एक कॉक्सल बोन तीन इन नॉमिनेट बोन के फ्यूजन से बनी हुई होती है। ये क्या है? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ध्यान रखिएगा। एक ये और ध्यान देंगे, ये इलियम, बेटा इधर देखो अनन्या, इधर आ जाओ। हाँ, ये बोल रहे हैं ये जो इलियम है ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। कभी अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए कौन सी चीज है जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो ये ILIUM ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, बट ILEUM ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, समझे। तो ये जरूर नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, ये देखिए ये इलियम है, ये प्यूबिस है, और ये इशियम है। ये पूरी जो लॉन्ग बोन आप देख रहे हैं, ये पूरी पूरी फ्यूज हो चुकी है, और ये दोनों बोन्स आपस में यहाँ पे जुड़ी होती है। इस ज्वाइंट को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं।
प्यूबिक सिम्फाइसिस है, फाइब्रस ज्वाइंट होता है, मूवेबल नहीं होता है। ये बताया था, देखिए ये सैक्रम है, ये फ्यूज होकर के एक ट्रायंगुलर बोन बना देती है। इलियम है, क्वेश्चन पूछा जाता है कैसी होती है, तो ये फैन शेप्ड होती है। ये दो प्यूबिक हैं, आपस में जुड़ती हैं, प्यूबिक ज्वाइंट, इसे प्यूबिक ज्वाइंट भी कहते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं इसी को। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन के समय क्वेश्चन आता है बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है फॉर इजी चाइल्ड बर्थ, ध्यान रखिएगा। तो रिलैक्सिन हार्मोन इसे रिलैक्स कर देता है फॉर इजी चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन, ध्यान रखेंगे। तो अब इसके बाद आ जाइए, ये इशियम है, इशियम में ये ओपनिंग पाई जाती है, इसे ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। क्या होता है भैया? इट इज ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ प्यूबिक आर्टरी, इसी से सारा एंटर होता है, प्यूबिक आर्टरी, वेन, नर्व्स इन प्यूबिक गर्डल। तो प्यूबिक गर्डल में जो भी प्यूबिक आर्टरी अंदर आ रही होगी, वेन बाहर की ओर ब्लड ले जा रही होगी, समझे, जो नर्व्स आ रही होंगी, ये सारी की सारी इसी से जाती ऑब्टूरेटर फोरामेन से। और ये जो ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है ये इशियम बोन में पाया जाता है, समझे। अब ये आ जाइए एसिटेबुलम, ये कैविटी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिप ज्वाइंट, कैविटी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिप ज्वाइंट। इसमें फिट होता है, फीमर का हेड फिट होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें फीमर का हेड फिट होता है आकर के। तो आ जाइए वापस यहाँ पे, तो ये आपका इलियम है, ये प्यूबिस है, ये इशियम है। इलियम कैसी होती है? फैन शेप्ड होती है। ये प्यूबिस होती है, दो प्यूबिक बोन जो है ये ज्वाइंट होती है आपस में फाइब्रस कार्टिलेज के थ्रू। बेटा यहाँ पे ये फाइब्रस कार्टिलेज का ज्वाइंट है, इसे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। ये चाइल्ड बर्थ के समय रिलैक्सिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से ये रिलैक्स होता है, जिससे इजी चाइल्ड बर्थ हो सके। ये इशियम बोन होती है, इसमें बीच में जो पोर दिखाई दे रहा है इसे ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं। इसी से इसकी जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज अंदर आती हैं, वेन्स बाहर जाती हैं, नर्व्स जो है एंट्री करती हैं, और आपकी पेल्विक गर्डिल जो है ये मतलब ये पेल्विक गर्डिल में तो पाई जाती है। यहाँ आइए, यहाँ पे जो कैविटी होती है इसको एसिटेबुलम बोलते हैं। इसी में क्या होता है, फीमर का हेड फिट होता है, और कैसा ज्वाइंट बनाता है आपका, फीमर ज्वाइंट या हिप ज्वाइंट बनाता है, समझे। तो आ जाओ वापस, सारी की सारी बातें एक बार देख लेते हैं। तो बेटा पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल को हम लोग हिप गर्डिल भी बोलते हैं। यहाँ पर ये कितना, दो बोन्स का बना होता है, दो कॉक्सल बोन या हिप बोन्स का बना होता है। हर एक कॉक्सल बोन या हिप बोन तीन इननोमिनेट बोन से बनती है, इननोमिनेट, समझे, मतलब जिनका नाम ना हो, क्योंकि ये फ्यूज होकर के एक बोन बना देंगी। इनका नाम है बेटा इलियम, इशियम, प्यूबिस। यहाँ याद रखेंगे ILIUM, तो ये बोन का पार्ट, बोन की बात कर रहा है। ILEUM तो ये इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, समझे। ये देखिए इलियम होती है, ये फैन शेप्ड होती है, ये प्यूबिक है, दो प्यूबिस जो है आपस में जुड़ी होती हैं फाइब्रस कार्टिलेज के थ्रू। और ये जो चाइल्ड बर्थ के समय रिलैक्सिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से ये रिलैक्स हो जाएगा फॉर इजी पार्चुरेशन या इजी चाइल्ड बर्थ, ध्यान रखेंगे। ये इशियम है, इसमें आपका ये पोर पाया जाता है, इसे ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं। इट इज ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ प्यूबिक आर्टरी, वेन, नर्व, ये सारे सारे पेल्विक गर्डल में ही जाएंगे। ये एसिटेबुलम होता है, कैविटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिप जॉइंट, इसी में फीमर का हेड फिट होता है, ठीक है। चलिए बेटा एक ये देख लीजिए सब लोग कि इसमें ये कॉक्सल बोन को इननोमिनेट बोन बोलते हैं। कॉक्सल बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इशियम, प्यूबिस। यहां कर लेंगे कॉक्सल बोन को इननोमिनेट बोन कर लेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो ज्वाइंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सिनर्थ्रोसिस, दूसरा है एम्फियर्थ्रोसिस, और तीसरा है डायर्थ्रोसिस। सिनर्थ्रोसिस को हम लोग बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। ये ज्वाइंट है बट मूव नहीं कर सकते हैं, इन्हीं को फाइब्रस ज्वाइंट्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला है सिनर्थ्रोसिस, इमूवेबल ज्वाइंट, इन्हीं को फाइब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल बेटा मैंने आपको बताया था, क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं इनमें आपस में जो ज्वाइंट होता है ये फाइब्रस ज्वाइंट होता है, तो इनको सूचर्स कहते हैं।
तो क्रेनियल सूचर्स, इसके अलावा चेहरे की जो हड्डियां होती हैं, फेशियल बोन, इनके भी जो जॉइंट्स है ये मूवेबल नहीं होते हैं। गोमोफोसिस, दांत और जो जबड़े की हड्डी होती है उसके बीच के जो जॉइंट होते हैं उनको हम लोग गोमोफोसिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो टीथ एंड डेंट्री या जबड़े या गम की हड्डी के बीच में जो जॉइंट होता है, तो कहाँ कहाँ बेटा, पहला है साइनरथ्रोसिस, इनको इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं या फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है, तो क्रेनियम में पाए जाने वाले जॉइंट जो कि मूव नहीं करते हैं इन्हें क्रेनियल सूचर्स कहते हैं। चेहरे की हड्डियों के जॉइंट, फेशियल जॉइंट, फिर गोमोफोसिस, टीथ और डेंट्री के बीच में जो जॉइंट होता है इसे गोमोफोसिस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए एम्फी आर्थ्रोसिस या कार्टिलेजिनस जॉइंट, इनको हम लोग फॉल्स जॉइंट भी बोलते हैं। हल्का फुल्का, बहुत हल्का सा मूव कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांगली बंधे हुए या स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं पाया जाता है। तब ये फिर से दो तरीके के होते हैं, पहला है हेलाइन कार्टिलेज और दूसरा है फाइब्रस कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज बेटा मैंने आपको बताया था जो रिब्स होती हैं, ध्यान से सुनिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखिए, ये जो रिब्स होती है हमारी, इनके दो एंड्स होते हैं, दो सिरे होते हैं। ये इस तरह से रिब होती है, इसका ये डॉर्सल एंड होता है और ये वेंट्रल एंड होता है। डॉर्सल एंड में ये दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस पाए जाते हैं और ये वेंट्रल एंड ये हेलाइन कार्टिलेज का बना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉर्सल एंड ये एक अपने ऊपर, अपने लेवल के ऊपर की वर्टिब्री से जुड़ता है और ये एक अपने लेवल के नीचे की वर्टिब्री से जुड़ता है, यानी कि ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है जाकर के। और जो वेंट्रल एंड है, ये जो वेंट्रल एंड है या तो ये स्टर्नम से जुड़ता है या तो ये अपने ऊपर वाली रिब्स से जुड़ता है और या तो ये फ्री रहता है। तो वो रिब्स जिनका वेंट्रल एंड स्टर्नम से जुड़ता है तो वो इसी कैटेगरी का जॉइंट होता है, देखिए हेलाइन कार्टिलेज जॉइंट होता है। तो बोले बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, इसलिए इसको बोलते हैं कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट, कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट। नेक्स्ट आ जाइए फाइब्रस कार्टिलेज। अभी बेटा मैंने आपको बताया था जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, अपनी जो सबसे पेल्विक गर्डिल में पाया जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर मैंने आपको पढ़ाया है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री होती हैं इनके बीच में भी ये आपका इंटर वर्टिब्रल डिस्क, याद रखिएगा इसी का दूसरा नाम होता है न्यूक्लियस पल्पोसस, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। समझे, आपकी दो वर्टिब्री आपस में टकराए ना, स्क्रैच में मारे, दर्द ना हो आपको, इसीलिए ये पाया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। तो बोल रहे हैं सेकेंड था आपका एम्फी आर्थ्रोसिस या इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट, फॉल्स जॉइंट भी बोलते हैं। ये स्लाइटली मूवमेंट, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया बेटा ये जो रिब होती है, रिब में ये डॉर्सल एंड होता है, ये वेंट्रल एंड होता है। जो डॉर्सल एंड होता है इसमें दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस पाए जाते हैं, मतलब दो हेड पाए जाते हैं, इसी कारण से इसको हम लोग बाइसेफेलिक बोन भी कहते हैं। इसका एक सरफेस जो है ये अपने लेवल की ऊपर वाली वर्टिब्री से जुड़ता है, दूसरा अपने लेवल के नीचे वाली वर्टिब्री से जुड़ता है जाकर के, समझे। तो अब दूसरा वेंट्रल एंड, वेंट्रल एंड हेलाइन कार्टिलेज का बना होता है। ये फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, एक तो ये सीधे स्टर्नम पे जुड़ेगा आकर के, दूसरा अपने लेवल की ऊपर वाली रिब्स से जुड़ेगा और तीसरा ओपन रहेगा कहीं पे। तो बताया था ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक की ट्रू रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स में बताया आगे वाला सिरा स्टर्नम से जुड़ेगा और पीछे वाला सिरा जो है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी में आती है आपकी फॉल्स रिब्स। फॉल्स में क्या होता है आपका 8 9 10, तीन जो होती हैं, तीन पेयर ये फॉल्स होती हैं। फॉल्स में क्या होता है ट्रू फॉल्स, फॉल्स में पीछे तो ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है और आगे ये ऊपर वाली रिब्स के साथ जुड़ती है आकर के, और लास्ट वाली होती है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है, आगे किसी से नहीं जुड़ी होती है। तो हम लोग ट्रू वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आगे की ओर स्टर्नम से हेलाइन कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। तो बेटा इसी को बोलते हैं बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, तो इसको कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट भी कहते हैं। यहाँ आ जाइए
फाइब्रस कार्टिलेज। तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस, अभी मैंने आपको बताया बेटा कि प्यूबिक जो होती दो बोन आपस में जुड़ती, जो ये ज्वाइंट होता है ये फाइब्रस ज्वाइंट होता है, फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और इस ज्वाइंट को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। कोई बताएगा कौन सा हार्मोन होता है जो चाइल्ड बर्थ के समय इसको रिलैक्स करता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन चाइल्ड बर्थ के समय इसको रिलैक्स कर देता है फॉर इजी चाइल्ड बर्थ, समझे। अब दूसरा कहाँ होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। अब यहां आ जाइए, यह है डायर्थ्रोसिस। डायर्थ्रोसिस को हम लोग साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। ये देखिए, ये हड्डी है मान लो, तो ये हड्डी के ऊपर इस तरीके से आर्टिकुलेटिंग, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। तो ये बोन के ऊपर पहले आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज पाया जाता है, फिर ये अंदर लिक्विड भरा होता है और ये कैप्सूल होता है। तो ये जो कैप्सूल है इसको हम लोग साइनोवियल कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, और ये बना होता है हेलोरोनिक एसिड का। तभी जब ये कम हो जाता है ना, लोग बोलते हैं ग्रीस कम हो गया, घुटनों में ग्रीस कम हो गया, तो ये यही ग्रीस होता है जो साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये ग्रीस मतलब साइनोवियल फ्लूइड पहले कम होगा तो ये पास पास में आ जाएंगे, फिर ये जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है ना, ये आपस में टकरा करके डैमेज होने लगता है। तब फिर कहते हैं कि जॉइंट्स इनके खराब हो गए हैं, जॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वो पूरा इतना पार्ट रिप्लेस कर दिया जाता है, ये बना बनाया पूरा पार्ट होता है, दोनों और हड्डी में फिट कर देंगे इसे, इधर से और उधर से फिट कर देंगे। बट ये वाला आपका ज्वाइंट 100-100 साल चलता है, वो वाला ज्वाइंट थोड़े दिन में खराब हो जाएगा आगे चल के, मतलब अच्छी क्वालिटी का भी होगा ना तो भी खराब हो। जैसे दांत में एक कैप लगाई जाती है, आपको मालूम है, दांत जब खराब हो जाता है तो आरसीटी करके कैप लगाते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी की कैप ना 5 साल गारंटी वाली वो लोग लगाते हैं। बताइए, आप अगर दांत अपने अच्छे से चलाएंगे ना तो 100 साल 70-80 साल तो आराम से चल जाएंगे। बस आप ब्रश करने पे ध्यान दीजिए कि जब आप दोपहर का खाना खाते हैं ना, आपको ज़्यादा ब्रश करने की इच्छा हो, बस वैसा सूखा ब्रश चला लीजिए। एक बार ये ट्राई करके देखिएगा, आपको फील होगा तुरंत कि कुछ ऐसे गम्स के पास से गंदगी जो छूट गई हो। भाई हम कितनी बार ब्रश करेंगे, जरूरी नहीं आप टूथपेस्ट दोपहर में यूज़ करिए, सिर्फ ऐसे सिंपल ब्रश ही ऐसे घुमा लीजिए पूरा प्रॉपरली, तो जो आपके गम्स के पास में गंदगी होती है ना वो साफ हो जाएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। एक बार ये ट्राई करके देखिएगा, फिर आप टूथपेस्ट नहीं लगाना है। और शाम को आप सोने से पहले भैया टूथपेस्ट लगा करके कर लीजिए, कोई ढंग से कर लीजिए ब्रश, है ना। आइए वापस यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं, सुनिए, तो ये जो है आपका डायर्थ्रोसिस या साइनोवियल जॉइंट, तो इसमें ये जो आपकी बोन्स है इनके ऊपर ये जो पाया जा रहा है इसे हम लोग आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कहते हैं। ये साइनोवियल कैप्सूल है, इसमें जो लिक्विड भरा होता है इसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये लुब्रिकेटिंग लिक्विड होता है, हेलुरोनिक एसिड का बना होता है। इसीलिए जब कहते हैं ना ग्रीस कम हो गया तो डॉक्टर उसको दवा देता है ग्रीस बढ़ाने के लिए, वो एक्चुअली में हेलुरोनिक एसिड ही बढ़ाता है यहाँ पर, समझे। आइए, कितने टाइप के होते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन द, बेटा मैंने आपको बताया था जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीस। तो ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इनकस और स्टेपीस के बीच में जो ज्वाइंट होता है ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। फिर शोल्डर ज्वाइंट, ये है ह्यूमरस, और फिर बताया था इसके आपका स्कैपुला। स्कैपुला में कौन सी कैविटी होती है, कोई बताएगा? हाँ, ग्लिनोइड कैविटी। तो बोल रहे ये जो ह्यूमरस है ये स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी में फिट होता है, और ये देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है। इस तरह से हम लोग हाथ को घुमा सकते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का कमाल है, समझे। तो बोल रहे हैं बिटवीन, ये कहा शोल्डर ज्वाइंट जो है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ह्यूमरस एंड स्कैपुला, और अभी बताया स्कैपुला की ग्लिनाइड कैविटी में फिट होता है जाकर के। फिर ये हिप ज्वाइंट होता है, हिप ज्वाइंट में क्या आ जाता है, फीमर, बेटा फीमर एंड एसिटेबुलम। ये एसिटेबुलम कहाँ होता है आपका, पेल्विक गर्डिल में। पेल्विक गर्डिल में हमने पढ़ा था, यहाँ पे एसिटेबुलम पाई जाती है। तो ये फीमर, यहाँ पे पैर की हड्डी बताया था ना, थाई बोन, लॉन्ग बोन, लार्जेस्ट बोन, समझे ना, वेट बियरिंग भी होती है ये आपकी। तो यहाँ आ जाइए, तो फीमर होती है, थाई बोन ये एसिटेबुलम में फिट होती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जिसमें से पहला बताया था इनकस और स्टेपीस के बीच में, दूसरा कहाँ होता है ह्यूमरस
एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। और तीसरा कहाँ बताया था, फीमर। फीमर कहाँ फिट होती है जाके, एसिटेबुलम, वो कहाँ होती है, पेल्विक गर्डिल में। यहाँ आ जाइए, ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन है कि कोंडाइलर ज्वाइंट जो होते हैं इनके कारण मूवमेंट कितने प्लेन में होता है, तो 2 प्लेन में, जबकि हिंज ज्वाइंट के कारण मूवमेंट कितने प्लेन में होता है, तो 1 प्लेन में होता है, समझे। तो आइए, कोंडाइलर ज्वाइंट, एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट याद आ रहा है आपको, एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट याद आया, कौन सा जंक्शन होता है, इसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसके यस जंक्शन, याद आया। ये है ऑसिपिटल, ये समझ रहे हो, याद आया। ऑसिपिटल में कहा था 2 कोंडाइल और ये एटलस है, इनके बीच में ये जो ज्वाइंट होता है इस तरह से हम लोग मूवमेंट करते हैं, ये देखिए इस तरह से हम लोग मूवमेंट करते हैं, समझे। तो एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट कहा था, कोंडाइलर ज्वाइंट भी है, याद आ रहा है, कोंडाइलर ज्वाइंट भी है ये। एल्बो ज्वाइंट, ये देखिए ये एल्बो ज्वाइंट है, समझे। तो एल्बो ज्वाइंट, फिर नी ज्वाइंट, बेटा इस पे ध्यान देंगे, एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट को कोंडाइलर ज्वाइंट में भी रखते हैं और इसको हिंज ज्वाइंट में भी रखते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों के एग्जांपल में आता है, हिंज ज्वाइंट में भी आता है और कोंडाइलर ज्वाइंट में भी आता है। तो आइए वापस यहाँ पे, तो कोंडाइलर ज्वाइंट द मूवमेंट इन 2 प्लेन, समझे। यहाँ पे एक तो एटलेंटो ऑसिपिटल, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, फिर कार्पो मेटा कार्पल, बेटा बताया था ये कलाई की हड्डियां हैं और ये हथेली की हड्डियां हैं। तो कलाई की हड्डियों को क्या बोलते थे, कार्पल, और हथेली की हड्डियों को क्या बोलते थे, मेटा कार्पल। तो इनके बीच में जो ज्वाइंट होता है ना, यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है ये भी आपका कोंडाइलर ज्वाइंट है। फिर बेटा था टार्सो मेटा टार्सल, टार्सल, टार्सो क्या होता है, एड़ी की हड्डियां, और मेटाटार्सल पैर के पंजे की हड्डियां, समझे। इनके बीच में जो ज्वाइंट होता है ये भी कोंडाइलर ज्वाइंट है। फिर मेटाकार्पो एंड फेलिंजियल, ये मेटाकार्पल है और ये फेलिंजियल, फेलिंज समझ रहे हो, इनके बीच का ये जो ज्वाइंट है, तो मेटाकार्पो एंड फेलिंजियल ज्वाइंट। नीचे आ जाइए, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बेटा ये रिस्ट का, रिस्ट ज्वाइंट है बिटवीन कार्पल्स, एंकल ज्वाइंट है। फिर इसके बाद है प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, क्या ये याद आ रहा है, प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, कल बताया था मैंने। ये देखिए ये हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, ये बॉडी है, क्या याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक होता था प्री और यहाँ पे होता था पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, याद आया। ये है रीढ़ की हड्डी हमारी, ये इसका न्यूरल स्पाइन होता था, ये न्यूरल स्पाइन है। और बताया था यहाँ पे ये प्री जाइगोपोफाइसिस है और ये पोस्ट जाइगोपोफाइसिस है। जब रीढ़ की हड्डियां फिट होती है ना एक दूसरे के ऊपर, तो प्री ऊपर वाली प्री जाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस पे फिट होती है जा करके, समझ में आया ना। तो यहाँ आ जाइए, तो बोल रहे हैं ये आपका बिटवीन प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, तो ऊपर यहाँ पे आ जाइए। तो ये इस मान लो ये नीचे की हड्डी है, इसका फिट होगा प्री जाइगोपोफाइसिस, इसके ऊपर वाली हड्डी का क्या आएगा, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, ऐसे काम करेगा। बिटवीन क्लेविकल एंड स्टर्नम, ये क्लेविकल है और ये स्टर्नम, यहां पर भी जुड़ती है, ये भी हड्डी आपकी जुड़ती है जा करके, समझे। तो ये भी ज्वाइंट होता है, जैसे उंगलियां चिटकती ना वैसे ये भी चिटक सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस हो, यहाँ पे भी आवाज आती है, समझे। तो आइए, बिटवीन क्लेविकल एंड स्टर्नम, बिटवीन क्लेविकल एंड, ये लो भैया ये क्लेविकल इधर दोनों ओर से, इसका ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, तो इधर भी, इधर स्टर्नम के साथ, और इधर बताया था ये क्लेविकल यहाँ पे कहाँ जुड़ती है, स्कैपुला से, और स्कैपुला में कहाँ पे जुड़ती है, एक्रोमियन प्रोसेस से, समझे। तो दोनों ओर भैया क्लेविकल का दोनों ओर कैसा ज्वाइंट, हम लोग सीधे याद करेंगे ना, क्लेविकल के जो दोनों ज्वाइंट है वो कैसे ज्वाइंट है आपके, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। फिर इधर ये हो गया आपका हिंज ज्वाइंट। बेटा एक बताया था कान में मिडिल ईयर की हड्डी, मिलियस इनकस स्टेपिस, तो मिलियस और इनकस के बीच में ये आपका हिंज ज्वाइंट, और ये बताया था नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, कोंडाइलर ज्वाइंट भी है और हिंज ज्वाइंट भी है। फिर फेलिंजियल ज्वाइंट, ये जो चटकाया करते हो हम लोग, उंगली की हड्डियां जो चटकाते रहते हैं ऐसे, समझे, ये फेलिंजियल ज्वाइंट से जिनसे आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। आइए फिर पाइवोट ज्वाइंट, एटलेंटो एक्सियल, बताया था ऊपर वाली 2 वर्टिब्री, पहली वाली एटलस है, दूसरी वाली एक्सिस है, याद आया ना। इसमें होता था, बताओ, एटलस में होता था ओडोंटॉइड फोसा और नीचे होता था ओडोंटॉइड प्रोसेस, तो ओडोंटॉइड प्रोसेस ओडोंटॉइड फोसा में फिट होता है और ये बना देता है आपका एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट।
फिर रेडियस और अल्ना के बीच में रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ये भी पाइवोट ज्वाइंट होता है। और नीचे आ जाइए सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ये देखिए यहां पे थंब में पाया जाता है। एक ही जगह मैंने आपको सैडल ज्वाइंट बताया है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो पहला है आर्थराइटिस। इसमें जो जॉइंट्स होते हैं इनफे इन्फ्लेमेशन होने लगता है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की। तो ये एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, लार्ज जॉइंट को बाइलेटरली इफेक्ट करता है। जैसे घुटने हैं ना, तो ये दोनों साइड यहाँ पे ज़्यादा पेन स्टार्ट होगा, यहाँ से जॉइंट में, कई लोग बोलते हैं ना यहाँ पे जॉइंट में पेन स्टार्ट हो रहा है, यहीं से ये खराब होने लगता है। तो बोल रहे हैं अफेक्ट लार्ज जॉइंट बाइलेटरली। तो देखो बताया था अभी मैंने आपको बताया, ये हमारा जॉइंट है, देखिए ये हड्डी है, ये हड्डियां हैं, ये देखिए, और ये इसमें आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज चढ़ा हुआ है, ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है, और ये साइनोवियल कैप्सूल है, ये साइनोवियल कैप्सूल है। अंदर ये देख रहे हैं साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो यहाँ पर ये जब साइनोवियल फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा तो ये पास पास में आ जाएंगे, ये रगड़ने लगेंगे, जिससे ये जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है ना, ये भी खराब होने लगेगा, ये टूटने फूटने लगेगा, घिसने लगेगा। तो बोल रहे हैं साइनोवियल फ्लूइड पहले कम होता है, फिर ये हड्डियां पास पास में आ जाती हैं, आपस में टकराएंगी, तो ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज स्क्रैच लगने लगेगा, खरोंचने लगेगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा, टीयर डाउन होने लगेगा, जिससे ना दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैल्शियम की क्रिस्टल भी, सोचो एक तो पहले से ही प्रॉब्लम है, कैल्शियम के क्रिस्टल भी यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, उसे कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। अब क्या होगा, पेनफुल ज्वाइंट होगा, जकड़न स्टिफनेस आ जाती है, जकड़न आ जाएगी, स्वेलिंग महसूस होने लगेगी, जैसे घुटने हैं ना, यहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देने लगेगी, और चलने में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। दूसरा है रिमेटाइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंटीबॉडीज बनने लगती हैं अगेंस्ट साइनोवियल कैप्सूल के अगेंस्ट। अब इसमें साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है, जिससे नोड्स बन जाते हैं। अब इसमें भी जॉइंट में काफी ज्यादा दर्द होने लगेगा, स्टिफनेस आने लगेगी, नोड फॉर्मेशन हो जाएगा, और डिफॉर्म्ड जॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका गाउट। गाउट जो है डी अरेंज्ड मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ प्यूरिन। इसमें यूरिक एसिड का लेवल, क्वेश्चन काफी आया हुआ है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे जो जॉइंट है ये पेनफुल और सॉलेन जॉइंट्स हो जाते हैं। जो पैर की उंगली होती है, पैर की बड़ा वाला, पैर का अंगूठा जिसे बोलते हैं, उसमें ज्यादा दर्द होता है। तो जब इंसान ना लेटता है, लेट के चद्दर ओढ़ेगा ना, तो चद्दर का भी वजन सबसे पहले पैर पे ही आता ना, ऐसे ओढ़ते हैं एकदम, तो उसके कारण दर्द और बढ़ जाएगा, तो रात में दर्द बढ़ जाएगा। तो जब लेटेंगे ना आप, चद्दर ओढ़ेंगे ऐसे एकदम ओढ़ते हैं, तो वो उसका जोर ऐसे आता है ना, पैर में ऐसे दबा करके हम लोग चद्दर ओढ़ते हैं, तो इसी उंगली पे जोर पड़ता है, समझे, तो उसमें दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा यूरिक एसिड के केस में। ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्या होता है बेटा, डीमिनरलाइजेशन होता क्या, देखो मैंने आपसे बताया, एक बहुत हम लोग की लाइफ स्टाइल है, शुरू से ही हम लोग स्कूटी ले लेंगे, कार ले लेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, समझो। तो एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब आप प्रॉपरली ना चलते फिरते रहते हो, काम करते रहते हो, तो आपकी हड्डियों पे जोर पड़ता है, हड्डियों को भूख लगती है, और हड्डियों का खाना क्या है, कैल्शियम, मिनरल, ये अपने अंदर मिनरल को इकट्ठा कर लेती हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं, कुछ लोग क्या, सभी लोग सोचते हैं कि हम लोग कामचोर है, हमें उठना नहीं है, पानी भी नहीं लेना है, बगल वाले से कह दे भाई जरा पानी लेते और मेरे लिए भी बोतल भर दो मेरी वाली, ऐसा होता है ना। तो काम चोरी हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो अगर आप काम नहीं करोगे ना, आपकी हड्डियों पे जोर नहीं पड़ेगा, तो हड्डियों को भूख नहीं लगेगी। अब आप खाना खा रहे हो, मगर खाने से कैल्शियम और मिनरल वो उठाएगी नहीं, वो आपका बेकार यूरिन में बाहर निकाल दिया जाएगा, होगा, और वो उठाएगी नहीं। उस केस में अब मालूम है आपको, आपकी हड्डियां क्या हैं, क्या हैं आपकी हड्डियां, आपकी हड्डियां रोज बनती हैं और रोज बिगड़ती हैं। सोचो,
घुलती रहती हैं, वो धीरे धीरे घुल रही हैं, उनसे कैल्शियम निकल भी रहा है। और अगर कैल्शियम डालोगे नहीं, सोचो वो कैल्शियम ऐड ना करे और कैल्शियम निकलता जाए, तो क्या होगी, हड्डी कमजोर हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। समझो, हड्डी से कैल्शियम निकल गया है, पोरस हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कभी कभी तो इतनी कमजोर हो जाती है कि जो पेशेंट है ना, मरीज, उसने नीचे पैर धरा, बेड से नीचे पैर धरा और हड्डी टूट जाएगी। पैर रखते ही आप खड़े होने की कोशिश करेगा ना मरीज, उसकी हड्डी टूट जाएगी, इतनी पोरस बोन हो जाती है। और इतनी पोरस बोन को ना जोड़ने में भी बड़ी समस्या है, पूरी की पूरी पोरस बोन है। अब मान लो प्लेट लगानी है, डॉक्टर को जोड़ना है, उसमें अटैचमेंट लगाना है, तो कील गाड़ेगा ना प्लेट लगाने के लिए, कहाँ कील गाड़ेगा, वो तो जहाँ हड्डी पे गाड़ेगा वो एकदम बेकार होती जाती है, जहाँ गाड़ेगा वहीं से उखड़ जाएगी। फिर दूसरे तरीके का अटैचमेंट लगाए जाते हैं, मालूम है, हड्डी जल्दी जुड़ती ही नहीं है। आप समझ लीजिए, टूट जाए ना, नॉर्मली हड्डी जुड़ने में 1 महीना 1.5 महीना लगता है, इन लोगों की हड्डी जुड़ने में ना 1-1 साल लग जाता है। 1 साल, बताइए, बेड रिटेन, फिर उसे बेड पे और रहना पड़ेगा, और एक्सरसाइज कम हो गई और हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, अब सुनिए ध्यान से मैं क्या और बोल रहा हूँ। तो डीमिनरलाइजेशन, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन ड्यू टू पोरस बोन हो जाएगी। सोचो, शरीर भारी, आप काम कर नहीं रहे हो तो शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। वजन किस पे आ रहा है मालूम है, एक्सरे होता है तो आदमी का पैर मान लो इतना मोटा, हड्डियां पतली पतली, हड्डियां एकदम पतली पतली, और ये ऑस्टियोपोरोसिस में तो और ज्यादा पतली होती चली जाती है। सोचो, लो डेंसिटी, इजी फ्रैक्चर। देखो कॉज, देखो बेटा, एक तो एजिंग हो ही रही, मैंने आपसे कहा ना 40 साल के बाद एजिंग बहुत तेजी से आप पे असर करने लगेगी, एकदम खाने लगेगी आपके शरीर को। अब उस पर अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे ना, टहलते फिरते चलते रहोगे, तो ये थोड़ा कम असर करेगी। दूसरा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायराइड ग्लैंड का मेल फंक्शन है। तीसरा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए, लो ईस्ट्रोजन, फीमेल में ना 50 साल या 55 साल जब मीनोपास आ जाता है, तब ये बताया था, ईस्ट्रोजन ही आपको जिंदा बनाए रखा है। अब देखिए, लो ईस्ट्रोजन जो होता है उसके कारण भी, अब ये देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया, हड्डियां घुलनी चालू हो जाएंगी आपकी। सोचिए, तो अगर इस पे ध्यान देंगे, डॉक्टर से बातचीत कर लेंगे, तो वो हार्मोन आपको दे देगा पहले से ही, और ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम, और ये होनी ही होनी, समझ लीजिए, फीमेल में अगर आप डॉक्टर से एडवाइस ना लें, प्रॉपरली बातचीत ना करें इसके बारे में, तो ये प्रॉब्लम एक नई चालू ही हो जाती है। तो ये भी एक कॉज बन जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का, समझ लीजिए। अब ये क्या है ट्रीटमेंट, देखो, कैल्शियम का सप्लीमेंट है, और दूसरा इसमें लिखा है विटामिन डी सप्लीमेंट। बट बेटा, विटामिन डी की जरूरत नहीं, आप थोड़ी देर धूप में सुबह सुबह बैठ जाइए, या आप कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें आपके शरीर पे धूप पड़ रही है, सबसे अच्छा विटामिन डी वही है जो धूप पड़ने पे आपकी स्किन सिंथेसिस करती है। आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती, कभी भी विटामिन डी का सप्लीमेंट न लीजिए। अगर आपको लग रहा विटामिन डी की कमी आ रही है, तो आप धूप का सप्लीमेंट लेने की कोशिश करिए। धूप जो है, सुबह शाम की थोड़ी धूप ले लोगे, उससे ही आपका जो है विटामिन डी कंप्लीट कर देगा बॉडी। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो मैंने कहा था ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो, शरीर को, हड्डियों को ना भूख लगती है, तो हड्डियां अपनी हेल्थ को प्रॉपर बनाए रखती हैं। बोल रहे, देखो, घुलती तो रोज है वो, बट जब आपकी हड्डी पे जोर पड़ता है ना, तो वो कैल्शियम का डिपोजिशन कर देती है, मिनरल का डिपोजिशन कर लेती है, हड्डी आपकी और ठीक बनी रहती है। नेक्स्ट है फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो हार्मोन की गड़बड़ से होता है। इसमें ना पीटीएच के हार्मोन, पीटीएच के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, पैराथायराइड के इंजेक्शन भी दिए, पैराथार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। पीटीएच और कैल्सीटोनिन दोनों हार्मोन दिया जाता है। कैल्सीटोनिन का स्प्रे आता है, वो नाक से दिया जाता है, और पीटीएच का इंजेक्शन आता है, वो बहुत पतली सी नीडल होती है, वो आपका दिया जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी काफ़ी सरदर्द वाला काम होता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि भैया ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना आपको। इसके लिए ऐसे काम ही ना करो, खाना वाना ठीक से खाइए, प्रॉपर एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। ये सब ज़्यादातर बीमारियां हड्डियों से रिलेटेड तो एक्सरसाइज की कमी के ही कारण आती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अरे लिख